नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मित्रों, सबसे पहले जो पिछली क्लासों के अंदर हमने जो अधिगम यूनिट को स्टार्ट कर रखा था, उस यूनिट के अंदर हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़ना शुरू किया था और हमने उन क्लासों के अंदर व्यवहारवादियों के सिद्धांत और संज्ञानवादियों के सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया था। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है सबसे पहले रॉबर्ट एम गेने, अल्बर्ट बंडूरा, और आज हम इसी के साथ में हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण की। और इसके बाद आज हमारी ये अधिगम यूनिट जो है वो पूर्ण हो जाती है और इसी प्रकार रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो यूनिट आती है उनमें से 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी हमारे YouTube चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों यूनिट्स की क्लासेस लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न होता है या कुछ भी आपको डाउट्स होता है वो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मित्रों, ज्यादा चर्चा ना करते हुए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट एम गेने की। हम बात करेंगे रॉबर्ट एम गेने। देखिए मित्रों, रॉबर्ट एम गेने जो था मनोविज्ञान के अंदर, इस व्यक्ति ने या इस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत के दौरान अधिगम को, ये देखिए रॉबर्ट एम गेने जो था वो प्रभावित था किस से? व्यवहारवादियों से और संज्ञानवादियों से प्रभावित था ये। इसीलिए जो इसने अपना सिद्धांत का एक ढांचा तैयार किया वो इन दोनों के सिद्धांतों की बातें, जो व्यवहारवादियों की बातें थी और संज्ञानवादियों की जो बातें थी, उन सभी को मिलाकर अपना ये सिद्धांत दिया। और अपने इस सिद्धांत के अंदर इसने अधिगम के 8 स्तर बताए। अधिगम के 8 स्तर बताए और इन 8 स्तरों को इसने एक पिरामिड की सहायता से समझाने की कोशिश की। एक पिरामिड की सहायता से इसने समझाने की कोशिश की। तो देखते हैं मित्रों हम एक बार इस पिरामिड को बनाने की। हम देखते हैं इसको पिरामिड बनाने की, कि इसने पिरामिड की सहायता से किस प्रकार से अपने इन स्तरों को समझाया। देखिए, सबसे पहले जो इसने अपना जो निम्न स्तर बताया था, अधिगम का जो इसने निम्न स्तर बताया था मित्रों, वो बताया था क्या? संकेत अधिगम स्तर। क्या बताया था? संकेत अधिगम स्तर। ये तो था, ये जो इसने स्तर बताया था, जो सबसे पहले इसने पिरामिड को नीचे से स्टार्ट करते हुए इसने अधिगम के 8 स्तरों को बताने का प्रयास किया। और इसने बताया कि व्यक्ति जो है वो इन 8 स्तरों के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाता है या अधिगम करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसने जो पहला स्तर जो इसने बताया था वो था संकेत अधिगम स्तर। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, तो सबसे निम्नतम स्तर जो बताया था वो ये था संकेत अधिगम स्तर। देखिए, ये तो था निम्न स्तर। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो बच्चों ये है समस्या समाधान स्तर। समस्या समाधान स्तर। देखिए, इसने पहला स्तर क्या बताया? संकेत अधिगम स्तर, जो इसका निम्नतम स्तर होता है। और इसने 8वां जो स्तर बताया था वो बताया था समस्या समाधान स्तर। इस बीच के अंदर आगे 1, 2, 3 और मतलब 7 तक स्तर और भी हैं, परंतु जो पहला स्तर था वो संकेत अधिगम स्तर था, जिसे इसने निम्नतम स्तर बताया। और जो 8वां स्तर था वो था समस्या समाधान स्तर था। उसके बाद देखिए दूसरा जो इसने स्तर बताया था
रॉबर्ट एम गेने ने जो दूसरा अपना जो स्तर बताया था वो था अधिगम अनुक्रिया स्तर, या इसे बोल सकते हैं अपने उद्दीपक अनुक्रिया स्तर। ये जो स्तर था वो दूसरा स्तर था इसका, ठीक है। तीसरा जो स्तर इसने बताया था वो था श्रृंखला अधिगम स्तर। ये था 3 नंबर स्तर, ठीक है। अब देखिए यहां तक अपने बात करेंगे 3 स्तरों की, उसके बाद हम बात करेंगे आगे वाले स्तरों की। देखिए रॉबर्ट एम गेने के अनुसार जो इसके निम्नतम जो पहला, दूसरा और तीसरा जो स्तर थे, वो जो तीनों स्तर थे शुरू के, ये जो स्तर थे, ये स्तर किसमें होते हैं? मानव के अंदर भी होते हैं, वह पशु में भी होते हैं। अब हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, हम जाकर देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने अपने सिद्धांतों में क्या बात कही थी। व्यवहारवादियों ने कहा था कि यह अधिगम जो है वो मानव भी कर सकता है और पशु भी कर सकता है। इसी प्रकार रॉबर्ट एम गेने ने अपने 3 स्तर, शुरू के 3 स्तरों को समझाते हुए ये कहा कि मेरे जो 3 स्तर हैं शुरू के, वो मानव भी कर सकते हैं और पशु भी कर सकते हैं। तो ये हुआ ना कि मतलब ये जो एक शुरू के जो 3 स्तर हैं वो किससे प्रभावित हैं? व्यवहारवादियों से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? व्यवहारवादियों से प्रभावित है। इसलिए रॉबर्ट एम गेने व्यवहारवादियों से भी प्रभावित था। अब बात करते हैं हम आगे वाले स्तरों की, यानी कि हम स्तर नंबर किसकी बात करेंगे? 4 नंबर स्तर की। 4 नंबर जो स्तर है हमारा वो है शाब्दिक अधिगम स्तर। वो है शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम स्तर। देखिए शाब्दिक अधिगम स्तर इसका था 5 नंबर, और 4 नंबर और 5 नंबर जो स्तर इसने बताया था वो था विभेदनात्मक अधिगम स्तर, ठीक है। ये 5 नंबर स्तर था इसका। और जो 6 नंबर स्तर जो इसने बताया था, देखिए मित्रों 6 नंबर जो स्तर इसने बताया था वो था संप्रत्यय अधिगम स्तर। 6 नंबर जो स्तर था इसका वो था संप्रत्यय अधिगम स्तर। और जो 7 नंबर जो स्तर बताया था, देखिए मित्रों 7 नंबर जो स्तर था इसका वो था सिद्धांत अधिगम स्तर। वो था सिद्धांत अधिगम स्तर। ये स्तर थे इसके। इन स्तरों के अंदर इस पिरामिड की सहायता से इसने अपने सिद्धांत को समझाया, और रॉबर्ट एम गेने ने अपने सिद्धांत के अंदर अधिगम के 8 स्तर बताए कि व्यक्ति जो है वो पहला अधिगम स्तर पूरा करता है, फिर सेकंड के अंदर, यानी कि एक श्रृंखला के माध्यम से एक सीढ़ी नुमा एक प्रकार से इसे 1 के बाद 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 6, इस प्रकार से सीढ़ियां चढ़ता है और इस प्रकार से ये अधिगम करता है। तो देखिए सबसे पहले जो व्यक्ति है वो जैसे ही अधिगम के स्तरों को छूने लगेगा या प्राप्त करने लगेगा, तो सबसे पहले जो इसमें अधिगम का जो प्रकार आएगा वो संकेत अधिगम स्तर आएगा। और संकेत अधिगम स्तर रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है। और जो सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है मित्रों वो है समस्या समाधान स्तर। अब बात करते हैं हम इस प्रकार से, देखिए यहां तक इसने क्या कहा कि 1, 2 से लेकर 3 तक जो है वो जो तीनों स्तर हैं वो मानव और पशु क्या कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। परंतु रॉबर्ट एम गेने ने कहा कि 4 से लेकर 8 तक जो स्तर हैं वो केवल क्या कर सकते हैं? मानव कर सकते हैं। और संज्ञानवादियों ने भी अपने सिद्धांतों में यही बात कही थी कि जो अधिगम है वो मानव ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। क्योंकि संज्ञानवादियों के अनुसार उनके सिद्धांतों में क्या था कि व्यक्ति जो है वो संज्ञान से सीखता है, सूझ से सीखता है। और व्यवहारवादियों के सिद्धांत में क्या था? व्यक्ति अपने लक्ष्य के आधार पर व्यवहार की भांति सीखता है। तो
तो इसलिए क्या था कि इनके तीन जो स्तर थे शुरू के, उन तीन स्तरों के अंदर मानव और पशु दोनों आएंगे, और जो 4 से 8 जो स्तर हैं उनमें से केवल मानव आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का वो कौन सा स्तर है जहां मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं, तो 1 से लेकर 3 तक के जो स्तर है उनमें मानव और पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा अधिगम का स्तर है रॉबर्ट एम गेने के अनुसार जिसमें केवल पशु कर सकता है, तो देखिए केवल पशु तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो केवल पशु कहाँ कर सकता है, 1 से लेकर 3 तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिगम का ऐसा कौन सा स्तर जिसमें केवल मानव अधिगम कर सकता है, तो मित्रों देखिए मानव तो 1 से लेकर 8 तक है, यहाँ भी मानव है और यहाँ भी मानव है। तो अधिगम क्या है, मानव 1 से 8 तक कर सकता है, परंतु पशु जो है वो 1 से 3 तक ही कर सकता है। अब हम इन स्तरों को एक एक करके एक साथ पढ़ते हैं। अब देखिए इस सिद्धांत को और भी क्या कह सकते हैं, अष्टपदीय सिद्धांत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अष्टपदीय सिद्धांत। इसको अष्टपदीय सिद्धांत कहा जाता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम एक एक स्तर को पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे कि हर स्तर के अंदर क्या क्या बातें रॉबर्ट एम गेने ने कही। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले स्तर की, वो क्या था, संकेत अधिगम स्तर। देखिए संकेत अधिगम स्तर जो है, देखिए इस स्तर के अंदर क्या था, इस स्तर के आपने जब व्यवहारवादियों के सिद्धांतों को जब हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसका नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय व परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए हमने शास्त्रीय व परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत हमने पढ़ा था। इस सिद्धांत के अंदर क्या था कि पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते के सामने क्या था, ये जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी कहलाती है, कौन सी थ्योरी कहलाती है, एस टाइप थ्योरी कहलाती है, केवल एस टाइप थ्योरी। हमने 3 प्रकार की थ्योरी पढ़ी थी, एक थी आर टाइप थ्योरी, एक पढ़ी थी एस टाइप थ्योरी, और एक पढ़ी थी हमने एस व आर टाइप थ्योरी। देखिए ये जो थ्योरी थी, एस टाइप जो थ्योरी थी, इसमें क्या था, एक संकेत था। क्या था, एक संकेत था, यानी कि कुत्ते के सामने जब भोजन लेके जाया जाता था तो कुत्ता क्या है, लार टपकाता था। कुत्ता जो था वो निष्क्रिय था, केवल उद्दीपक को महत्व दिया था पावलोव ने। इसमें भी क्या है कि बच्चा जो है वो संकेत के माध्यम से, इस स्तर के अंदर क्या होता है कि हम संकेत, यानी कि बच्चे को संकेत के माध्यम से समझाने की, आप जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पर चल रहे हैं, और रोड पर क्या है, यातायात के सिग्नल हैं, यातायात के क्या है, संकेत हैं, और इन संकेतों के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपको क्या है, उन संकेतों का ज्ञान है कि अगर आपको ये तो नहीं लिखा होता रोड के ऊपर कि आगे से दाएं मुड़ना है, आगे से दाएं मुड़ना है, आपको एक संकेत बनाकर दे दिया जाता है, और संकेत के माध्यम से क्या है, आप चीजों को समझ जाते हैं कि हमें आगे अब क्या करना। आप देखिए रेड लाइट सिग्नल पर आप रोकते हैं तो 3 बत्तियां होती है वहां पे, ग्रीन रेड, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको एक संकेत दिया गया है, आपको ये तो नहीं लिखा गया वहां पे कि अब आप रुक जाइए, ऐसे लिख कर नहीं दिया जाएगा, आपको एक संकेत के माध्यम से चीजों को समझाया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप इन संकेतों को समझने लग जाते हैं तो वो स्तर कौन सा कहलाता है, संकेत अधिगम स्तर कहलाता है। और ये जो स्तर है वो मानव और पशु दोनों ही कर सकते हैं, मानव और पशु। पशु में क्या होगा, पशु के अंदर क्या, पशु अगर चारा खा रहा, आपने पशु को चारा डाला, आप सामने बैठे हो, ठीक है, और आपने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ रखा है और आपने जैसे ही डंडा उसकी तरफ दिखाया तो पशु क्या है, डर जाएगा, यानी कि वो उस डंडे के संकेत को समझ रहा है कि ये डंडा क्या है, मेरे मारने के लिए है। तो इस प्रकार से पशु और मानव क्या है, वही संकेत अधिगम स्तर को समझ पाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्तर की। अब हम बात करेंगे सेकंड जो स्तर है हमारा, वो है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर।
देखिए मित्रों, अनुक्रिया क्या होती है? रेस्पॉन्स। किससे व्यक्त करते हैं हम? आर से। उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस। हम किससे व्यक्त करते हैं? एस। और ये दोनों ही चीज किस सिद्धांत के अंदर थी? थार्नडाइक के सिद्धांत में। अभी मैंने बताया ना कि हमने 3 स्तर पढ़े थे, 3 प्रकार के टाइप्स पढ़े थे व्यवहारवादियों के सिद्धांत में, आर टाइप, एस टाइप और आर एस थ्योरी। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में आर और एस यानी रिस्पॉन्स और उद्दीपक दोनों को महत्व दिया था कि उस बिल्ली के सामने उद्दीपक रखा गया और बिल्ली ने क्या किया? अनुक्रिया की। ठीक है, आप इस थ्योरी के माध्यम से जब किसी चीज को सिखाते हैं या अधिगम प्राप्त करते हैं तो देखिए, आप बच्चे के सामने, आप छोटे बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चों के सामने क्या होता है? एक मान लीजिए ये कोई अनार है, ये क्या है? अनार। आपने इसका चित्र दिखाया बच्चों को सामने, अनार रखा हुआ है या फिर अनार असलियत में रखा हुआ है या आपने उसके सामने कोई चित्र था अनार का, और बच्चों को आपने सिखाया कि एम मीन्स अनार। ठीक है, आपने ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, यानी कि आपने बच्चे को एप्पल का चित्र दिखाकर एप्पल के बारे में बताया। तो वो क्या था? आपने एक उद्दीपक पेश किया, उद्दीपक पेश करके बच्चों ने क्या किया? अनुक्रिया की, और अनुक्रिया के माध्यम से वो चीजों को सीख गए। तो ये होता है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। यानी कि किसी भी चीज को सिखाने के लिए जब आप उसके सामने कोई लक्ष्य या उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं तो वो स्तर कौन सा कहलाता है? अनुक्रिया उद्दीपक स्तर कहलाता है। अब मान लीजिए कोई भेड़ों का झुंड है, भेड़ों का झुंड है, वो एक भेड़ को देखकर सभी उसके पीछे जाती है ना? तो क्यों जाती है? यानी कि अगर आप मान लीजिए आपको भेड़ क्या है? आपकी गलत दिशा में जा रही है और आपने भेड़ों के सामने एक ऐसी चीज प्रस्तुत की जिसके माध्यम से वो चीजें, यानी कि एक उद्दीपक प्रस्तुत किया, यानी कि चारे से भरा हुआ एक बट्ठल या फिर कुछ भी ऐसी कोई चीज है आपने उनके सामने प्रस्तुत की, यानी मान लीजिए नजर सिर्फ एक भेड़ की पड़ती है वहां पे, और वो भेड़ क्या, उस चारे को देखते हुए वो आपके पास आ जाती है, तो क्या होगा? आप उसके साथ वाले जितने भी भेड़े हैं वो भी क्या है? आपके पास आ जाएगी। तो क्या था? आपने एक उद्दीपक को प्रस्तुत किया और उद्दीपक से आपको एक अनुक्रिया हुई और भेड़े क्या है? सही दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से होती है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। और अनुक्रिया उद्दीपक स्तर जो है वो थार्नडाइक के नियम के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, थार्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो तीसरा जो अधिगम का जो स्तर है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरा अधिगम का जो स्तर है वो है श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर। देखिए, श्रृंखला अधिगम स्तर से बात करने से पहले मैं याद करूंगा एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एडविन रे गुथ्री। देखिए, एडविन रे गुथ्री ने एक नियम दिया था जिसका नाम था क्रमित अनुदेशन का नियम। क्या नियम दिया था? क्रमित अनुदेशन का नियम दिया था। क्या दिया था? क्रमित अधिगम स्तर बताया था या फिर क्रमित अनुदेशन का एक नियम बताया था एडविन रे गुथ्री ने। और इस नियम के अंदर क्या था कि आप जिस भी श्रृंखला के माध्यम से, यानी कि आप श्रृंखला के माध्यम से बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं, यानी कि देखिए आप बच्चे को किस प्रकार से सिखाएंगे? सबसे पहले उसे 1 का ज्ञान देंगे, फिर उसे आप 2 का ज्ञान देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 4 का देंगे, फिर 5 का देंगे और फिर 6 का देंगे। ऐसा तो नहीं है 1 सिखाने के बाद में आपने उसको सीधा 6 सिखा दिया। आपने सबसे पहले उसे ए फॉर एप्पल बताया, फिर बी फॉर बॉय बताया, सी फॉर कैट बताया, ऐसे बताया ना, एक के बाद एक श्रृंखला के माध्यम से। ठीक है, 2 का पाढ़ा सिखाया सबसे पहले, फिर 3 का पाढ़ा सिखाया, फिर 4 का। ऐसे तो नहीं सीखा 17 का पाढ़ा सिखा दिया। आपने सबसे पहले उसे 2 का पाढ़ा सिखाया, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 17 तक आप धीरे धीरे पहुंचे।
श्रृंखला अधिगम स्तर के अंदर रॉबर्ट एम गेने और एडविन रे गुथरी दोनों का योगदान है। एडविन रे गुथरी ने भी इस सिद्धांत को दिया था, अब अलग से एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था क्रमित अधिगम स्तर। ठीक है, इन सिद्धांत के अंदर क्या है कि एडविन रे गुथरी और रॉबर्ट एम गेने क्या कहते हैं कि श्रृंखला में, ध्यान से सुनिए ये बात, कि श्रृंखला में जहां भी गलती होती है आप श्रृंखला का वो पार्ट ही सही कीजिए, पूरी श्रृंखला को गलत मत कीजिए। क्या कहा कि जब आप बच्चे को एक श्रृंखला सिखा रहे हैं या एक अधिगम दे रहे हैं श्रृंखला के माध्यम से, मान लीजिए बच्चा जो है वो 2 का पहाड़ा लिखता है, 2, 4, 6, 8, यहां लिख देता है 15। कहां गलती हुई है? यहां जाकर गलती हुई है ना, ये चीज गलत है उसकी। तो आप क्या करोगे? आप इस पूरे पहाड़े को कट करोगे या फिर आप ये गलती सुधारने की कोशिश करोगे? इस सिद्धांत के अंदर रॉबर्ट एम गेने और एडविन रे गुथरी ने यही बात समझाने की कोशिश की है कि श्रृंखला के जिस भाग में गलती है, व्यक्ति के श्रृंखला के जिस भाग में गलती है आप उस भाग को सही करने की कोशिश कीजिए, पूरी श्रृंखला को गलत मत कीजिए। पूरी श्रृंखला को दोहराने की जरूरत नहीं होती है, जहां जिस भाग में गलती है आप उस भाग को सही कीजिए, फिर श्रृंखला अपने आप सही हो जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो लिख रहा है एक गिनती लिख रहा है 1, 2, 3, 4, यहां लिख दिया 6 और यहां लिख दिया 5। तो गलती यहां भी नहीं हुई है, यहां भी नहीं हुई है, यहां तक एकदम सही है, गलती सिर्फ यहां हुई है। तो आप इस भाग को सही कीजिए, आप उसे ये बताइए कि 5 पहले आएगा और 6 बाद में आएगा, तो उसकी क्या होगी, पूरी श्रृंखला ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और इस दौरान अगर आप ये कर देते हो कि आप इस पूरी श्रृंखला को इकट्ठ कर देते हो तो क्या होगा, वो पूरी श्रृंखला को ही गलत करने लग जाएगा। तो ये श्रृंखला से अधिगम स्तर होता है हमारा, कि बच्चे को आप जिस श्रृंखला के माध्यम से समझा रहे हैं, आप श्रृंखला में जहां गलती होती है आप उसी के अनुसार ही उसे सही कीजिए, जहां जिस भाग में गलती है उस भाग को ही सही करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसके अंदर एक क्या था प्रश्न आता है, या मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। देखिए श्रृंखला अधिगम स्तर के अंदर एक प्रश्न होता है कि एक प्रश्न आया था, एक उदाहरण आया था फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर। वो क्या उदाहरण था, क्या एग्जाम्पल था, देखिए कि एक बच्ची है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि एक बच्ची है वो स्कूल से घर आती है, स्कूल से घर आती है और घर का दरवाजा खटखटाती है और उसकी माँ जो है वो घर का दरवाजा खोलती है और बच्ची जैसे ही घर के अंदर आती है अपना बैग खूंटी पे टांगने की बजाय फेंक कर रूम में, अपने बेडरूम में जाकर सोने चली जाती है, रूम में बेडरूम में चली जाती है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा, बच्ची घर आती है अपना बैग कहीं और फेंक कर अपने बेडरूम में चली जाती है। अब माँ जो थी उसकी, वो इस बात से क्या थी, परेशान थी। तो एक दिन उसकी माँ ने क्या किया, दरवाजा खोला, बच्ची आई और उसने अपना बैग फेंका और अपने बेडरूम में चली गई। माँ ने सोचा कि अब इसको सुधारना पड़ेगा, कैसे करें, तो उसने क्या किया, उस बच्ची को पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और जो बच्ची थी वो घर से बाहर और दरवाजा उसने बंद कर दिया। बच्ची घर से बाहर थी और दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक बाहर रहने के बाद में उसे घर के अंदर बुलाया गया और अगले दिन जब वो स्कूल गई और जैसे स्कूल से घर आती है तो क्या होता है, वो अपना बैग जो है वो पहले खूंटी पे टांगती है, फिर अपने बेडरूम में जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस वजह से हुआ कि श्रृंखला अधिगम सिद्धांत के अनुसार जिस भाग में गलती थी उस भाग को सुधारने की कोशिश की। ऐसा तो नहीं है कि उसकी माँ उसे परमानेंटली घर से बाहर निकाल देती। अगर घर से बाहर निकाल देती तो समस्या का समाधान भी नहीं होता, कोई उसका अधिगम का स्तर है, अधिगम उसे प्राप्त नहीं होता। उसे उस काम के लिए सजा मिली है, इसलिए उसने क्या है, उस डर की वजह से क्या किया, उस काम को सुधार लिया। तो इस प्रकार से एक सिद्धांत होता है श्रृंखला अधिगम स्तर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शाब्दिक अधिगम स्तर। बात करेंगे हम शाब्दिक अधिगम स्तर की। देखिए रॉबर्ट एम गेने ने अपना जो चौथा स्तर बताया था, ये जो चौथा स्तर था वो संज्ञानवादियों से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? संज्ञानवादियों से प्रभावित था।
और इन सिद्धांतों, इन स्तरों के अंदर क्या है कि जो मानव, केवल मानव जो होता है वो अधिगम कर सकता है रॉबर्ट एम गेनी के अनुसार। शाब्दिक अधिगम स्तर क्या होगा? जब आप वर्णों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, पाठ्यक्रम का ज्ञान, ठीक है, ये आप किस प्रकार से करते हैं, यानी कि आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो किस आधार पर पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको क्या है, शब्दों का ज्ञान है। यानी कि अगर आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो आप अधिगम के कौन से स्तर पर हैं? अधिगम के चौथे स्तर पर हैं। कहां पे हैं? अधिगम के चौथे स्तर पर है। आप वर्णों को समझ पा रहे हैं, शब्दों को समझ पा रहे हैं, पाठ्यक्रम को समझ पा रहे हैं और आप पुस्तक को पढ़ पा रहे हैं या पुस्तक को रट पा रहे हैं, तो आप अधिगम के कौन से स्तर के ऊपर हैं? तो आप अधिगम के चौथे। आपसे अगर मैं एक उदाहरण की सहायता से पूछूं कि एक बच्चा जो है वो पूरी किताब को या किताब के किसी एक पेज को, यानी कि बच्चे ने स्कूल में जाना प्रारंभ किया, बच्चे को कुछ नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, और धीरे धीरे जब वो किताबें पढ़ने लग जाता है अपने अनुसार, तो वो अधिगम का कौन सा स्तर होगा रॉबर्ट एम गेनी के अनुसार? तो अधिगम का कौन सा स्तर होगा? शाब्दिक अधिगम स्तर होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर चुका है। जब हम शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो शाब्दिक अधिगम स्तर कहलाता है। ठीक है, बात आई समझ में? उसके बाद हम बात करेंगे 5 नंबर की। 5 नंबर कौन सा है हमारा? वो है बहुविवेचनात्मक स्तर। बहुविवेचनात्मक बहुविवेचनात्मक स्तर के अंदर क्या होता है? देखिए, जब आप दो या दो से चीजों, दो या दो से अधिक विषय वस्तु या शब्दों में फर्क करने लग जाते हैं, शब्दों में फर्क या अंतर करने लग जाते हैं, तो वो कौन सा स्तर होता है? बहुविवेचनात्मक स्तर होता है। देखिए, आपने हिंदी ग्रामर के अंदर एक यूनिट, एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर 2 शब्द दिए होते हैं इस प्रकार से, कनक और कनक। इस प्रकार से 2 शब्द। अब ये दोनों पढ़ने में तो दोनों सेम है, परंतु इनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जब आप इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं या इन शब्दों का अंतर समझने लग जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आप कौन से अधिगम के स्तर पर हैं? बहुविवेचनात्मक अधिगम स्तर पर हैं। मान लीजिए आप किसी 2 सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि अगर साइंस की अगर हम बात करें तो आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन दोनों में अगर आप फर्क करने लग जाएं तो क्या होगा? आप भेद कर पा रहे हैं 2 विषयों के बीच में और 2 शब्दों के बीच में आप क्या कर पा रहे हैं? भेद कर पा रहे हैं। और भेद का मतलब क्या होता है? बहुविवेचनात्मक स्तर होता है। आप अधिगम के कौन से स्तर के ऊपर हैं? और ये भेद कौन है? सिर्फ मानव कर सकता है। 2 चीजों के बीच में भेद जो है वो मानव कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। किसके अनुसार? रॉबर्ट एम गेनी के अनुसार और संज्ञानवादियों के अनुसार भी। आई बात समझ में? इसे आप इतना ही याद रखना है हमें कि बहुविवेचनात्मक स्तर कौन सा होगा? जब व्यक्ति जो है आपसे, देखिए प्रश्न में इस तरह से नहीं आएगा कुछ भी, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुविवेचनात्मक चीज क्या है या इसका अर्थ क्या है। विवेचनात्मक यानी कि भेद करना। अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि एक बच्चा जो है, बच्चे, हमारे इस उदाहरण को ले लीजिए, एक बच्चे से पूछा गया कि कनक और कनक क्या है, तो बच्चे ने इन दोनों का अर्थ अलग अलग बताया, एक का सोना होता है और एक का अलग होता है। तो क्या होगा? जब बच्चे ने इन दोनों का अर्थ बता दिया तो क्या होगा कि उसे भेद आ चुका है अब 2 शब्दों के बीच में। ठीक है, अब मान लीजिए एक बच्चा जो है वो जब समाज के अंदर एंटर होता है, मान लीजिए इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि समाज में गया बच्चा, समाज के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसे 2 तरह के व्यवहार मिलते हैं। एक तो व्यवहार मिलता है मान्य व्यवहार, एक व्यवहार मिलता है उसे अमान्य व्यवहार। तो बच्चा क्या करता है? इन दोनों में भेद करता है कि कौन सा मेरे लिए सही है और कौन सा मेरे लिए
गलत है। तो क्या कर पा रहा है वो, भेद कर पा रहा है, दो लोगों की बातों को और दो तरह के व्यवहारों में भेद कर पा रहा है, तो वो कौन सा अधिगम का स्तर कहलाएगा, बहुविवेचनात्मक स्तर कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे अधिगम के अगले स्तर की, जो है हमारा छठा स्तर। अधिगम का छठा स्तर, और छठा स्तर कौन सा है, संप्रत्यय अधिगम स्तर। देखिए, संप्रत्यय अधिगम स्तर के अंदर क्या होता है, जब आपके मस्तिष्क के अंदर जब संप्रत्यय का निर्माण होने लग जाए, तो आप कौन से स्तर पर हैं, अधिगम के छठे स्तर पर हैं, वो कौन सा स्तर कहलाता है, संप्रत्यय अधिगम स्तर कहलाता है। देखिए, संप्रत्यय अधिगम, संप्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कॉन्सेप्ट कहते हैं। और कॉन्सेप्ट को हम हमारी मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। और संप्रत्यय का क्या अर्थ होता है कि आपके मस्तिष्क में बनने वाला बिंब, या बिंब कह सकते हैं, या हम इसे प्रतिबिंब कह सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द लेता हूं, ताजमहल। तो आप में से जिन बच्चों ने ताजमहल को देखा होगा, तो आपके झट से आपके माइंड के अंदर, एक मस्तिष्क के अंदर एक चित्र बन जाती है, एक इमेज बन जाती है। आप इसे क्या कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं। कि अगर आपके मस्तिष्क में किसी भी चीज को लेकर कोई इमेज बनती है, तो क्या है, आपका संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मैं आपके सामने एक शब्द लेता हूं, गाय। तो आपके झट से आपके सामने क्या है, एक मस्तिष्क के अंदर एक चित्र बनता है गाय का। तो क्या है, गाय का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। जब आप किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके मस्तिष्क में अगर मैं लूं सियार, क्या शब्द लूं, सियार। आपके सामने एक शब्द लिया मैंने, सियार। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्या चित्र नहीं बना, सियार का नहीं बनाना, तो क्या होगा, क्योंकि आपका सियार का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर नहीं है, इसलिए वो चित्र नहीं बना। अगर आपका सियार का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने सियार के बारे में कभी सुना होगा, देखा होगा, तो क्या होगा, आपके माइंड में, एक मस्तिष्क में एक चित्र बनेगा, एक इमेज बनेगी, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि हमारा उस चीज को लेकर कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। आपसे देखिए, आप फर्स्ट क्लास में थे, आप मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और मैं आपको फिजिक्स का कोई भी एक सूत्र समझा रहा हूं, या फिजिक्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, या मैं ऐसे बता रहा हूं कि मेंढक को काटने के ऊपर क्या होगा, ये चीज हमें प्राप्त होती है। बायोलॉजी के लैब में क्या होता है, मेंढक को काटा जाता है, तो क्या होगा, आपको मैं बताऊं कि मेंढक के, क्योंकि आपको जब मैंने इसकी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है, तो क्या होगा, आपके माइंड में कोई भी इमेज या कोई भी ऐसा कोई वाक्य आपके सामने नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपके संप्रत्यय नहीं हुआ है, आपने उस चीज को देखा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, या आपने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। फर्स्ट टाइम जब आप सुनोगे तो आपकी इमेज नहीं बनती है, और जब इमेज नहीं बनती है तो यानी आपके माइंड में क्या है, मस्तिष्क में संप्रत्यय का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर नहीं होता है। और कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय की परिभाषा क्या बनेगी, मस्तिष्क में बनने वाला बिंब या प्रतिबिंब या इमेज, या हम इसे कह सकते हैं छाया प्रति, या हम इसे कह सकते हैं छाया। ठीक है, तो जब आप संप्रत्यय का बच्चे के अंदर निर्माण हो जाता है, या एक व्यक्ति के अंदर, एक मानव के अंदर संप्रत्यय का निर्माण हो जाता है, ठीक है, संप्रत्यय जो है वो मानव के अंदर बनता है, पशु में कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता किसी भी चीज को लेकर। तो देखिए, जब आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाए, तो आप अधिगम के कौन से स्तर पर हैं, छठे अधिगम के स्तर पर है, रॉबर्ट एमगिनी के अनुसार। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं अधिगम के 7वें स्तर की। अब हम बात करेंगे अधिगम के 7वें स्तर की, सिद्धांत अधिगम स्तर। देखिए, सिद्धांत अधिगम स्तर के अंदर अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि आपको मैंने बोला कि ऊपर फेंकी हुई, आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं,
ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे गिरती है। क्यों? तो आप जैसे जवाब दोगे सर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्यों गुरुत्वाकर्षण के कारण? कैसे? आपने ये जवाब क्यों दिया? क्योंकि आपको इसके सिद्धांत के बारे में क्या है? ज्ञान है। जब आप किसी भी सिद्धांत को समझने लग जाए तो क्या होगा? देखिए, हम किसी भी चीज का ढक्कन है, जैसे सील लगा हुआ कोई भी, ऐसे कोई मर्तभान है या फिर मर्तभांड है, आप उसके ऊपर कोई सील लगी हुई है। अब इस सील को जब हम खोलते हैं तो झट से क्या होगा? एक आवाज आएगी और ऊपर की तरफ उछलने लगेगी। तो क्या होगा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो एक सिद्धांत के अनुसार हो रहा है। जब आप इसमें कोई भी चीज फंसा के उसको एकदम से झटके से आप खोलने की कोशिश करोगे तो उसमें रखी हुई चीज भी क्या है? बाहर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें भी एक झटका लगा है या एक बल लगा है, उस बल की वजह से वो बाहर आती है। तो ये एक सिद्धांत है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज मैंने ऊपर फेंकी और वो चीज नीचे आ रही है तो आप बोलोगे कि ये तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो आप देखिए, नॉर्मल से अगर हम किसी बच्चे को बचपन में भी अगर हम किसी बच्चे को किसी प्रकार के सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, उससे भी अगर हम ये पूछे तो कि ऊपर फेंकी हुई चीज कहाँ आएगी, तो वो कहेगा नीचे आएगी। परंतु उसकी बात में सामान्यता है, सामान्य उसकी बात थी, ठीक है। परंतु आपकी बात के अंदर क्या था, क्या आ चुका कि आपने जो जवाब दिया वो गुरुत्वाकर्षण बल था। आपने इसे एक सिद्धांत का नाम दिया, परंतु एक जो छोटा बच्चा होगा वो सिद्धांत का नाम नहीं लेगा, वो कहेगा ये तो सामान्य सी बात है कि ऊपर वाली चीज तो नीचे ही आएगी। जब आप किसी चीज के कॉन्सेप्ट को और किसी चीज के सिद्धांत को समझने लग जाते हैं तो आप अधिगम के कौन से स्तर पर हैं? सिद्धांत अधिगम। और जब आप किसी चीज के सिद्धांत को समझने लग जाते हैं तो आपके अंदर मानसिक, देखिए आपके अंदर क्या होगा, आपके मस्तिष्क में, और ये सब चीजें किस वजह से हो रही है? मस्तिष्क में प्राप्त चिंतन की वजह से और आपके मनन की वजह से आपके अंदर क्या है? आपके मस्तिष्क का पूर्ण ज्ञान हो चुका है, ठीक है। तो अब अधिगम का जो 8वां स्तर है वो कौन सा है? स्तर है समस्या समाधान स्तर। कौन सा स्तर है? समस्या समाधान स्तर। और जब आप किसी समस्या का समाधान अपने मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क की क्रियाओं के द्वारा जब आप किसी चीज का समस्या का समाधान करने लग जाते हैं तो क्या होगा? आप अधिगम के 8वें स्तर पर। इस प्रकार से रॉबर्ट एम गेने ने अपने 8 स्तरों को बताया। और रॉबर्ट एम गेने ने एक बात और भी कही थी कि व्यक्ति जो है वो एक श्रृंखला के माध्यम से अपने अधिगम स्तरों को पूरा करता है। मान लीजिए किसी भी, आपने सबसे पहले 1 नंबर अधिगम स्तर को पूरा किया तो आप 2 नंबर में पहुंचोगे, फिर 2 नंबर को पूरा किया फिर आप 3 नंबर पे। मान लीजिए 3 नंबर में आपको कोई समस्या आ जाती है या फिर आप 3 नंबर में आपके रुकावट आ जाती है तो आप 4 नंबर में नहीं जा पाओगे। आपका अगर 3 नंबर पूरा नहीं होता है तो 4 नंबर में भी आप 4, 5 और बाकी भी जितने भी अधिगम के स्तर हैं वो भी आपके क्या होंगे? पूरे नहीं होंगे। जहां क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 में अगर रुकावट यहाँ रुक गए तो फिर आगे वाले भी नहीं होंगे। अगर आपने 7 को कर लिया तो आप 8 कर पाओगे, अगर 7 को नहीं कर पाए तो 8 भी कभी नहीं कर पाओगे। तो ये अधिगम के स्तर की एक श्रृंखला होती है और इस श्रृंखला के माध्यम से बच्चों को रॉबर्ट एम गेने ने अपने अधिगम के स्तर बताए। अब हम बात करेंगे अगले सिद्धांत की। देखिए यहां तक आप ये हमारा था सिद्धांत रॉबर्ट एम गेने का। अब हम बात करेंगे हमारे आज के दूसरे सिद्धांत की। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा वो है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बांडूरा का सिद्धांत। देखिए अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को और क्या कहा जा सकता है? देखिए अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं और इसे हम अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और हम इस सिद्धांत को क्या कह सकते हैं? निदर्शन का सिद्धांत। निदर्शन का सिद्धांत। निदर्शन का सिद्धांत भी हम इसे
कह सकते हैं। इसे हम प्रतिरूपेण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिरूपेण का सिद्धांत। ठीक है, यहां तक आई बात समझ ली। प्रतिरूपेण का हम इसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकन का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। अवलोकन का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। अब यहां तक बात क्लियर हुई कि ये सिद्धांत के क्या है? उपनाम है। ये क्या है? उपनाम है। तो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के क्या है? उपनाम है। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, निर्देशन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रतिरूपेण का सिद्धांत भी कह सकते हैं और अवलोकनात्मक का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। देखिए, रॉबर्ट एम गेने जो था वो कनाडा का था। कहां का था? कनाडा का मनोवैज्ञानिक था। और कनाडा के मनोवैज्ञानिक ने अपनी एक 1986 के अंदर, देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1986 के अंदर, जिसका नाम था सोशल फाउंडेशन थॉट्स एंड एक्शन। क्या थी? सोशल फाउंडेशन थॉट्स एंड एक्शन। क्या थी? सोशल फाउंडेशन थॉट्स एंड एक्शन। ये थी इसकी 1986 में लिखी हुई पुस्तक। और इस पुस्तक के दौरान इसने कहा था कि व्यक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहारों की नकल करके सीखता है। कैसे सीखता है व्यक्ति? दूसरों के व्यवहारों की नकल, दूसरों के व्यवहारों की नकल करके सीखता है। व्यवहारों की नकल, या हम इसे बोल सकते हैं अवलोकन करके सीखता है। व्यक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहारों का अवलोकन करता है और फिर उस व्यवहार को क्या है? अपनाने की कोशिश करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहारों को देखकर अपने व्यवहार में अपनाता है। और इस क्रिया को समझाने के लिए इसने 2 प्रयोग किए थे अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत को। यानी कि इसने जो बात कही थी, इसने क्या बात कही कि व्यक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहारों को देखकर व्यवहार अपनाता है, या दूसरों के व्यवहार को अवलोकन करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इसने जो अपने सिद्धांत के अंदर जो 2 प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला इसने 2 प्रयोग किए थे। प्रयोग नंबर 1 की हम बात करें तो देखिए, इसने एक ऐसा पार्क था, और इस पार्क का ये था मेन गेट। ठीक है, अब इस पार्क के अंदर इसने एक गुड़िया रखी, एक गुड़िया को रखा, इस प्रकार से एक गुड़िया थी। और रॉबर्ट एम गेने ने क्या किया? यहाँ पे एक गुड़िया को रख दिया, एक निर्जीव गुड़िया को, एक बेबी डॉल को रख दिया। ठीक है, एक छोटी डॉल को रख दिया। और यहां से एक लेडीज जो है वो अंदर जाती है और यहां जाकर इस गुड़िया से क्या करती है? टकरा जाती है। और जैसे ही वो इस गुड़िया से टकराती है वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद में खड़े होकर इस गुड़िया के साथ में बहुत ही अपशब्द व्यवहार करती है, इसे गाली गलौज करती है, अपशब्द बोलती है इसे बहुत सारा, और इस गुड़िया को थप्पड़ तक मार देती है। और वो इस गुड़िया, और इसने इतना करके वो आगे बढ़ जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या है? अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। किसमें? कैमरे में। ठीक है, और इस रिकॉर्डिंग को ले जाकर एक क्लास के अंदर, अल्बर्ट बंडूरा जिस क्लास में पढ़ा रहा था उस क्लास के अंदर जाकर जितने भी इसके बच्चे थे, 40-50 बच्चे, उन बच्चों को वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाता है। यानी कि ये जो रिकॉर्डिंग है, जो भी वाक्य हुआ था यहाँ पे, ये वाक्य कहाँ जाकर दिखाता है? अपनी क्लास में जाकर अपने बच्चों को दिखाता है। और बच्चों को क्या ये चीज दिखाने के बाद में इसी पार्क में वापस लेके आता है और गुड़िया को फिर से यहीं रख देता है। तो बच्चे भी क्या करते हैं? जैसे इस पार्क में जाएंगे और खेलते कूदते इस गुड़िया के पास जाएंगे और जाकर इस गुड़िया के साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो क्या हुआ? इस पहले वाले व्यवहार को, यानी कि इस महिला के व्यवहार को देखकर बच्चों ने भी क्या है? वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था अपने सिद्धांत में
कि व्यक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहारों को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आप मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को एक ऐसे वातावरण में छोड़ दीजिए जिस वातावरण के जो लोग हैं आसपास के वो चोरियां करते हैं, गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक परिवार जो है, एक परिवार का जो बच्चा है वो बहुत ही संस्कारी है, और एक परिवार का बच्चा है जो बड़ों का आदर नहीं करता, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके आसपास क्या है, वैसी ही चीजें हैं, वैसे ही लोग हैं जो बड़ों का आदर नहीं करते, और बच्चा जो है वो उनको देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपना व्यवहार भी क्या कर लेता है, वैसा ही कर लेता है। परंतु जो अल्बर्ट बंडोरा का जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत का प्रयोग था, इस सिद्धांत की आलोचना, इस प्रयोग की आलोचना बहुत हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसके अंदर इसने एक डोल का प्रयोग किया था। देखिए इस सिद्धांत के इस प्रयोग को इसने क्या कहा, इसे बोबो-डोल स्टडी कहा। इसने इसको क्या नाम दिया? बोबो-डोल स्टडी। ये याद रखना कि ये बोबो-डोल स्टडी जो है वो किसकी है? अल्बर्ट बंडोरा की स्टडी है, या अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा की गई थी। ये था प्रयोग नंबर 1। अब देखिए जब इसकी आलोचना हुई तो अल्बर्ट बंडोरा ने फिर एक नया प्रयोग किया, एक दूसरा प्रयोग किया, और दूसरे प्रयोग के अंदर इसने क्या कहा देखते हैं। इसने क्या प्रयोग किया? इसने उसी प्रकार एक पार्क के अंदर अब इसने क्या किया, एक जोकर को लिया था। एक जोकर था, अब इसने एक जोकर को लिया, ठीक है। अब इस जोकर को इसने पार्क के अंदर छोड़ दिया। इसने इस जोकर को क्या है, पार्क के अंदर छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां इसने क्या किया कि कुछ लोग जब इस पार्क के अंदर घूम रहे हैं, वो लोग इस जोकर को जैसे ही देखते हैं इसके पास में आकर इसे हाथ मिलाते हैं और इससे अच्छा व्यवहार करते हैं बार बार। क्या है कि इस पार्क में घूमने वाले जो लोग हैं, वो जो कुछ बच्चे इसके पास में यहाँ खेल रहे थे, वो बच्चे क्या है इसके पास आते हैं और इससे हाथ मिलाते हैं और इससे अच्छा व्यवहार करते हैं, इससे बहुत सारी बातें करते हैं। और इस सभी वाक्य को फिर से इसने क्या कर लिया, अल्बर्ट बंडोरा ने रिकॉर्ड कर लिया। अल्बर्ट बंडोरा ने जब इसको रिकॉर्ड किया और फिर उसने उसी प्रकार अपनी क्लास में जाकर बच्चों को वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाया, और फिर बच्चों को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद में फिर से वो वही पार्क में लेके आता है जहां वो जोकर बैठा होता है। और बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से पहले किया गया था व्यवहार बच्चों के द्वारा। इससे आकर हाथ मिलाते हैं, इससे बात करते हैं, इससे बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। तो क्या था, बच्चों ने उस जैसे व्यवहार को देखा उसी व्यवहार को क्या कर लिया, अपना लिया। तो इस प्रकार अल्बर्ट बंडोरा ने अपने सिद्धांत का एक निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति जो है वो व्यवहार वैसा ही करेगा जैसा व्यवहार वो देखेगा। अब एक बात आती है इसके अंदर अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। देखिए इसके अंदर इसने एक नाम और भी है इस सिद्धांत का, वो है अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसी अल्बर्ट बंडोरा के सिद्धांत को यह भी कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत इसे हम कह सकते हैं। अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत हम इसे क्यों कहते हैं? मान लीजिए आप किसी रोड पे जा रहे हैं और यहाँ क्या है, अचानक कोई गड्ढा है और फिर ये से रास्ता है। आप यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ जाकर आपको पहले से या तो कुछ पता है, आपने पहले अगर इस रोड से निकले हो तो आपको पता है इस बारे में कि यहाँ एक गड्ढा है, तो आप अपना रास्ता चेंज करके यहाँ से निकले जाओगे। अब आप यहाँ से जा रहे हो और यहाँ तक आप गए हो, तो फिर एक व्यक्ति यहाँ पास में खड़ा हुआ आपको कहता है कि अरे ये आगे मत जाइए, आगे गड्ढा है, आप अपना रास्ता बदल लीजिए। तो आप इधर से रास्ता लेकर चले जाएंगे। आप किसके द्वारा, आपको अवलोकन कैसे हुआ? आपने उसको खुद नहीं देखा, आपने किसी के माध्यम से अवलोकन किया है। तो माध्यम से जब हम किसी के माध्यम से अवलोकन करते हैं तो वह अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। मान लीजिए आप एक बैंक में गए और बैंक में जाकर हमारी आदत क्या होती है, जहां कहीं भी लाइन दिखी हम उस लाइन के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, और फिर पूरी लाइन में जब हमारी बारी आती है तो हमें पता लगता है ये तो पैसे निकलवाने वाली लाइन है, पैसे जमा कराने वाली नहीं है। तो क्या था, हम दूसरों के दूसरे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, उसी व्यवहार को देखकर हम चीजें करना प्रारंभ करते हैं। हमें एक क्या होता है कि हम लोगों के द्वारा किए गए कार्य को ज्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं। हम अवलोकन अपने आप नहीं करना चाहते, हम किसी अन्य के माध्यम से अवलोकन करते हैं। एक व्यक्ति है
कोई मूवी आती है नहीं तो हम किसी अन्य को पूछते हैं कि अरे भाई वो मूवी कैसी थी, तू देख के आया, तू बता ये वो मूवी कैसी थी, तू बता यार बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छे देखने वाले, तो हम उस मूवी को देखते हैं क्योंकि हमने किसी अन्य के द्वारा अवलोकन की गई चीज को हमने क्या किया, मान लिया कि हाँ उसने कह दिया तो वो चीज हमारे लिए बेस्ट है। और किसी ने कह दिया कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं है, तो फिर आपके लिए अगर वो चीज अच्छी भी होगी तो भी आपको ये लगेगा वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो ये होता है अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अल्बर्ट बंडोरा ने अपने सिद्धांत में ये इतनी बातें कही थी। अब हम बात करेंगे इन चीजों से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण की। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो था अधिगम स्थानांतरण अधिगम के अंदर। इसके बाद हमारी जो यूनिट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी मित्रों। देखिए अब हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण की। और हम इसे क्या कह सकते हैं, अधिगम अंतरण। क्या कह सकते हैं, अधिगम अंतरण कह सकते हैं। अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे ये प्रश्न उठता है कि अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण है क्या। जब देखिए आप किसी भी चीज से प्राप्त ज्ञान, देखिए मैं आपसे कहूं किसी भी द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण, इन सब चीजों का प्रयोग आप किसी अन्य जगह पर, अन्य स्थान पर जब आप इन्हीं अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, जब हम प्राप्त कौशल, ज्ञान, प्राप्त प्रशिक्षण, अनुभव एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया, आपने कोई प्रशिक्षण लिया, उस प्रशिक्षण और अपने ज्ञान और अपने अनुभव का जब आप एक स्थान से छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर उसका यूज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाते हैं। देखिए आपने क्या सबसे पहले क्या सीखा, साइकिल चलाना सीखा। आपने क्या सीखा, साइकिल चलाना सीखा। और साइकिल के अंदर आपने क्या सीखा, हैंडल को कंट्रोल करना। ठीक है, हैंडल को कंट्रोल करना। और इस साइकिल चलाने के बाद में आपने क्या सीखा, मोटरसाइकिल। तो आप देखिए यहाँ पे आपके साइकिल चलाने का ज्ञान काम आया या नहीं आया, आया कि नहीं आया। साइकिल चलाना जब आपने सीखा और फिर आपने जब मोटरसाइकिल सीखा तो आपका साइकिल चलाने का ज्ञान क्या है, यहाँ अगर काम आता है तो वो क्या कहलाता है, आपने क्या कर लिया, अधिगम का स्थानांतरण कर लिया, अधिगम को ट्रांसफर कर लिया किस अन्य स्थिति के अंदर। ठीक है, तो यह था आपका अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो 3 प्रकार से होगा। देखिए अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होंगे। सबसे पहला अधिगम का स्थानांतरण का जो प्रकार है वो है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। एक होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, एक होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। 3 अधिगम स्थानांतरण। जब आप बीएड में पढ़ते थे, आप बीएड के अंदर आपकी बुक के अंदर ये था, आपके अधिगम की जो यूनिट थी उसके अंदर ये चीजें दी गई है। देखिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव लर्निंग, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लर्निंग, और शून्य यानी कि जीरो लर्निंग जो होती है। देखिए सकारात्मक अधिगम के अंदर क्या आते हैं, आप किसी एक काम को करते हैं और फिर दूसरा काम करते हैं। अब इस काम में किया गया, ये जो काम आपने किया था, ये काम अगर आपके दूसरे काम करने पर आपको अगर लाभ दे या सहायता दे तो क्या है, वो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। क्योंकि पहले वाला काम क्या है, आपके दूसरे काम के अंदर आपकी सहायता कर रहा है और आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो वो सकारात्मक कौन सा कहलाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने हिंदी ग्रामर को पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, हिंदी की व्याकरण को पढ़ा। हिंदी की व्याकरण को पढ़कर जब आप किसी संस्कृत की व्याकरण को पढ़ते हैं
या आप हिंदी की लिपि को पढ़ा आपने, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि, फिर आपने संस्कृत की लिपि को पढ़ा, तो आपकी जो ये हिंदी वाली जो लिपि का ज्ञान है वो आपका कहाँ काम आएगा, संस्कृत की व्याकरण के अंदर या इस लिपि के अंदर आपका काम आएगा। तो आपका यहाँ पे ये चीज क्या आपको लाभ पहुंचा रही है, आपको यहाँ पे सहायता प्रदान कर रही है, तो फिर क्या है वो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। अब देखिए नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में आपने कोई ए काम किया और फिर आपने कोई बी काम किया, तो ए काम जो है वो आपके बी काम में अगर आपको भ्रम पैदा कर रहा है या हानि पहुंचा रहा है तो वो कौन सा अधिगम का स्थानांतरण होगा, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होगा। मान लीजिए आप हिंदी के अंदर संज्ञा का ज्ञान लेते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं। हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं ना। फिर हम अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर नाउन्स को पढ़ते हैं, नाउन भी क्या है, संज्ञा ही है। यहां जाकर भेद कितने हो जाते हैं, 4, भेदों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ जो आपको ये समस्या पैदा हो रही है कि पहले तो 3 पढ़े थे और अब हमने 4 पढ़ रहे हैं या 5 पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, आपके जो पहले वाला जो ज्ञान है वो आपको किसी दूसरे काम के अंदर आपके भ्रम पैदा कर रहा है। यहाँ भ्रम पैदा किया आपने, ठीक है, हानि प्रकट की है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप इंडिया के ड्राइवर हैं, इंडिया के अंदर कोई गाड़ी चला रहे हैं और फिर आप अमेरिका में जाकर गाड़ी चलाते हैं, तो अमेरिका के अंदर गाड़ी चलाना, इंडिया वाला ड्राइवर जो है वो अमेरिका में गाड़ी नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सिग्नल्स के जो नियम है वो अलग है। ड्राइविंग सीट क्या होती है, हमारे जो रूल्स है वो अलग रूल है और वहां के रूल्स क्या है, अलग है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हानि प्रकट करते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हमें अब किस तरफ जाना है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब आपका ए काम किया हुआ काम ए है, वो अगर आपके बी काम के अंदर कोई भ्रम पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है, वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। और शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या है कि ए काम बी काम में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, किसी भी प्रकार की कोई हानि या किसी भी प्रकार का कोई लाभ या सहायता नहीं पहुंचाए, तो वो शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। मान लीजिए आपने अंग्रेजी का ज्ञान लिया, अब अंग्रेजी का ज्ञान आपका गणित में कहाँ काम आएगा ये बताइए। तो क्या हुआ, अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हुआ, वो 0 स्थानांतरण हुआ, शून्य अधिगम स्थानांतरण हुआ। ये थे अधिगम के 3 प्रकार। अब हम सकारात्मक अधिगम, देखिए नकारात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण के कोई आगे प्रकार नहीं है, ये सिर्फ इतने ही है। परंतु सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार और आगे है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, तो वो हम पढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंदर जो पहला प्रकार है वह क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण के अंदर क्या होता है, देखिए मित्रों, क्षैतिज अंतरण के अंदर क्या होगा कि एक विषय का ज्ञान उसी विषय के अंदर आपकी मदद करेगी। एक विषय का ज्ञान है आपको मान लीजिए, और फिर वही इसी विषय का ज्ञान इसी विषय के अंदर अगर आपकी सहायता कर रहा है। देखिए आपने मैथ के अंदर क्या सीखा, गणित के अंदर आपने क्या सीखा, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अब ये जो इतनी चीजें आपने सीखी, ये चीजें कहाँ, इसी विषय के अंदर। जब आप मैथ के अन्य सवाल करेंगे, आप मान लीजिए आपने पहले बचपन में आपने जोड़ सीखा, बाकी सीखा, गुणा सीखा और भाग सीखा, और फिर जब आप इन्हीं चीजों को ले जाकर मैथ के अंदर जब आप आगे प्रश्नावलियां करेंगे, जैसे मान लीजिए मूलधन करते हैं या फिर रेखा गणित करते हैं, बीज गणित को पढ़ते हैं, यानी कि आप गणित के लेवल में तो बढ़ गए, और परंतु ये जो जोड़, बाकी, गुणा जो है वो आपके इसी विषय के अंदर भी आगे काम आएंगे। ठीक है, इनके बिना तो आप ये चीजें नहीं कर सकते ना कभी। तो क्या होगा कि ये जो विषय है, इस विषय के अंदर जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो आपके उसी विषय के अंदर आगे तक काम आ रहा है। तो क्या हुआ, वो क्षैतिज अंतरण या क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। और दूसरा जो होता है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, देखिए इस ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण के अंदर क्या होगा कि एक विषय का ज्ञान जब दूसरे विषय के अंदर काम आए तो वो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। देखिए आपने पढ़ा कि बीज गणित का ज्ञान जो है वो आपके रेखा गणित के अंदर काम आता है। अगर मैं ये कहूं कि राजनीति आपने पढ़ी है, मान लीजिए आपने राजनीति को पढ़ा। अब राजनीति क्या है,
पॉलिटिकल साइंस को आपने पढ़ा, राजनीति विज्ञान को आपने पढ़ा, और राजनीति का एक सब सब्जेक्ट कौन सा है, पब्लिक एड है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोक प्रशासन कहते हैं। अब जब लोक प्रशासन को पढ़ेंगे तो अभी आपको ऐसा ही लगेगा कि हम जैसे पॉलिटिकल को पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, इसकी बातें इसके अंदर है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक सब सब्जेक्ट है, यानी कि उप सब्जेक्ट है इस राजनीति का, ठीक है। राजनीति विज्ञान का एक उप सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, पब्लिक एड जिसे हम बोलते हैं। तो पब्लिक एड जो है, अब इसका जो राजनीति में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान कहाँ काम आ रहा है, आपका लोक प्रशासन में काम आ रहा है, यानी कि किसी अन्य विषय के एक स्वतंत्र विषय के रूप में है लोक प्रशासन। वैसे तो लोक प्रशासन के अंदर आपके किसी अन्य विषय के अंदर आपकी पहले वाले विषय का ज्ञान काम आ रहा है, तो आपका कौन सा ज्ञान स्थानांतरण कहलाता है, उधर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब बात आती है तीसरा अधिगम का, सकारात्मक का तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, वो है द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जब आपके दोनों हाथों में कौशल हो, अपने दोनों हाथों में कौशल हो। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो अपने दोनों हाथों से, अपने दाएं हाथ से लिखता है और अपने बाएं हाथ से भी लिखता है, यानी कि अपने शरीर के जितने अंग दोनों अंगों का एक समान प्रयोग करता है, तो वो कौन सा कहलाता है, द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो ये तो थे सकारात्मक अधिगम के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण के नियमों के बारे में। अब हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के नियम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के नियम। देखिए पहला जो नियम है वो है मानसिक शक्तियों का नियम। ये जो नियम है वो नियम किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया था। ये जो नियम है वो सबसे पुराना नियम है और सबसे प्राचीन नियम होता है अधिगम स्थानांतरण का। इस नियम के नाम से ही हमें पता लग रहा है मानसिक शक्तियों का नियम। मानसिक शक्तियों के नियम के अंदर क्या होता है, जब हम हमारी मानसिक शक्तियां यानी कि बुद्धि, चिंतन, मनन और इन सभी चीजों के माध्यम से जब हम किसी चीज का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि जब हमारी मानसिक रूप से हम परिपक्व होंगे तो हम उस चीज को क्या है सही रूप से किसी अन्य जगह पे स्थानांतरण कर पाएंगे। तो ये था मानसिक अधिक शक्तियों का सिद्धांत। देखिए सेकंड जो है वो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो आता है औपचारिक, एक आता है मानसिक और एक आता है प्रशिक्षण। जब हम मानसिक शक्तियों का किसी प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत बनाते हैं, मानसिक शक्तियों को जब हम किसी प्रशिक्षण की सहायता से मजबूत बनाते हैं, तो वो कौन सा अधिगम का स्थानांतरण है, अधिगम औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत है। मान लीजिए आप के माइंड में क्या है, क्रिकेट खेलना आपको पसंद है, क्या है क्रिकेट, और आपने इस क्रिकेट का प्रशिक्षण लेकर आपने इस आदत को क्या कर दिया, मजबूत बना दिया, तो वो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नियम की। तीसरा जो नियम है वो है समान तत्वों का नियम। समान तत्वों का नियम क्या कहता है, ये देखिए समान तत्वों के अंदर क्या होगा, इस नियम को दिया किसने था, थार्नडाइक ने दिया था, ये याद रखना। उन दोनों नियमों को किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया था, परंतु इस तीसरे नियम को, समान तत्वों का जो नियम है वो किसने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। मान लीजिए जब आप अधिगम का स्थानांतरण करते हैं, वो करते वक्त दोनों चीजें क्या हो, समान हो, दोनों विषय क्या हो, पहली विषय और दूसरी विषय वस्तु अगर समान हो तो वो कौन सा अधिगम का स्थानांतरण कहलाता, कौन सा नियम कहलाएगा, समान तत्वों का नियम कहलाता है। ठीक है, समान तत्वों का नियम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सामान्यीकरण की।
उसके बाद हम बात करेंगे सामान्यकरण की। ठीक है, सामान्यकरण के अंदर क्या होता है, चौथा जो हमारा नियम है वो है सामान्यकरण का नियम। सामान्यकरण का नियम, जब आप किसी विषय वस्तु को आसान बनाकर, मान लीजिए आपकी विषय वस्तु की आपकी एक बुक है और इस बुक के अंदर कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, आपकी यूनिट कितनी है, 5। और ये क्यों होता है, अगर मान लीजिए इस बुक को कोई यूनिट, एक यूनिट बना दी जाए तो ये बुक इतनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि एक यूनिट आपको इतनी बड़ी लगेगी, एक यूनिट आपके लिए पढ़ना इतनी बड़ी आसान बात नहीं होगी। इसलिए इनको क्या है, यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है 5 यूनिट में, और 5 यूनिट की एक सब यूनिट बना दी जाती है अलग अलग। ठीक है, तो आपके पढ़ने के लिए वो चीजें क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है या समान हो जाती है। जब आप किसी पाठ्य वस्तु को या विषय वस्तु को जब आसान बनाकर या सामान्य बनाकर आप जब उसे पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो वो अधिगम स्थानांतरण कौन सा कहलाएगा, सामान्यकरण का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। 5 नंबर है आपका 5 नंबर जो अधिगम का सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, समान वह विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अंदर इसने 2 बातें कही थी, एक तो एस फैक्टर की बात की थी और एक जी फैक्टर की बात की थी। एस यानी कि स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, और जी यानी कि जनरल यानी कि सामान्य। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे इसको कि एक परिवार है, इस परिवार के अंदर क्या है, 2 बच्चे हैं, परिवार में क्या है, 2 बच्चे हैं। अब एक बच्चा जो है, इस परिवार के अंदर माता पिता हैं, माता पिता में से जो पिता है वो क्या है, सिंगर है, गायक है। ठीक है, और 2 बच्चे हैं। अब इन बच्चों में एक लड़का है और एक लड़की है। मान लीजिए कि लड़की जो है वो बड़ी होकर क्या बन जाती है, अपने पिता की तरह क्या बन जाती है, सिंगर बन जाती है, और बेटा जो है, लड़का जो है वो सिंगर नहीं बन पाता। क्योंकि पिता का जो स्पेसिफिक गुण है वो किसके अंदर है, लड़की के अंदर है, और पिता का जो स्पेसिफिक गुण नहीं है वो किसमें नहीं है, लड़के के अंदर नहीं है। हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक गुण लेके पैदा होता है, एक जनरल एक विशिष्ट गुण लेके पैदा होता है। देखिए आपने नानो मंडल का नाम सुना होगा, अभी थोड़े दिन चर्चा के अंदर था, हिमेश रेशमिया ने उसको सिंगर बना। उसके अंदर उसने कोई प्रशिक्षण कहीं लिया था क्या गायकी का, आपने उसने जो गाना गाना उसने प्रारंभ किया, जो आवाज उसकी सुरीली थी, उसने कहीं जाकर प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसकी गांव उसका जो चीज उसमें कैपेबिलिटी थी वो क्या थी, वो जन्म से थी, उसमें एक स्पेसिफिक गुण था। ठीक है, वो स्पेसिफिक गुण हर किसी व्यक्ति में नहीं पाया जाता, यानी कि उसमें सामान्य व्यक्ति सारे सामान्य होंगे, परंतु किसी न किसी व्यक्ति में एक स्पेसिफिक गुण पाया जाता है, वो सब में एक जैसा नहीं होता, सब में क्या होगा, अलग अलग। इस लड़की में भी क्या था, बचपन से अपने पिता का एक जो स्पेसिफिक गुण था, इस बचपन में से था। अब लड़की को भी सिंगर बनाना चाहा, परंतु लड़का जो है उसको प्रशिक्षण दिलाने की जरूरत पड़ी। और जब एक फंक्शन के अंदर देखिए लड़की को, अब ये जो पिता था ये लड़की को क्या है, सिंगर नहीं बनाना चाहता था, क्या है, लड़की को सिंगर नहीं बनाना चाहता, इसलिए लड़की को इसने कहीं पर भी प्रशिक्षण नहीं दिलाया। ठीक है, परंतु इसने लड़के को सिंगर बनाना था अपनी तरह, तो इसने क्या किया, इस लड़की को क्या है कि प्रशिक्षण दिलाया गाने का। और जब इनके घर में एक दिन क्या होता है, फंक्शन होता है, तो फंक्शन में ये लड़की जब गाना गाती है तो इस लड़के से भी मधुर गाना गाती है। क्यों गाती है, क्योंकि इसके अंदर पिता का पहले से ही क्या था, बचपन से इसके अंदर एक स्पेसिफिक गुण था गाना गाने का, इस वजह से इसके अंदर ये चीज हुई। तो इसलिए इसमें क्या था, जो सामान्य समान विशिष्ट तत्वों का जो नियम है ये किसने दिया था, स्पीरमैन ने दिया था। ये किसने दिया था, स्पीरमैन ने। और स्पीरमैन ने कहा था कि व्यक्ति क्या आता है, वह हर व्यक्ति के अंदर एक स्पेसिफिक गुण पाया जाता है, और वो व्यक्ति में सभी में क्या अलग अलग प्रकार का होता है। सामान्य गुण सभी में होंगे, परंतु स्पेसिफिक गुण जो है वो अलग अलग होगा सभी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी अधिगम की जो यूनिट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। मित्रों आपका कोई भी अधिगम की यूनिट से लेकर जितने भी हमने क्लासेस लगाई हैं अधिगम की, उनमें अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।